हेलो फ्रेंड्स, मुलाकात एक शख्सियत से। इस कार्यक्रम में आज मैं आपको जिनसे मिलाने जा रहा हूँ वो हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक महान हस्ती है, मोस्ट रिस्पेक्टेड वुमन ऑफ द इंडस्ट्री, मोस्ट टैलेंटेड वुमन ऑफ द इंडस्ट्री एंड मोस्ट एजुकेटेड वुमन ऑफ द इंडस्ट्री। एक लवेबल मदर, टॉप स्टार्स शाहरुख, सलमान, गोविंदा, अक्षय कुमार से लेकर माधुरी दीक्षित तक हर एक का मदर का किरदार मुझे बहुत ही बाखूबी लगता है। मैं बात करने जा रहा हूँ आज हिमानी शिवपुरी जी। वेलकम। थैंक यू नरेश जी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। हिमानी, मैं आपको लगभग 40-42 साल से जानता हूँ। हम लोग उस समय से एक दूसरे को जानते हैं जब एमेच्योर थिएटर करते थे और आप कॉलेज में पढ़ती थी। तब आप जब भी आती थी, हमारे कुछ ग्रुप्स थे, वाताएँ, तरामन, जागृति, तो आप जब आती थी तो आपका एक अलग ही ऑरा आता था, आपकी एक अलग ही इमेज थी, एक कॉन्फिडेंस लेवल था, एक चार्म था, एक अट्रैक्शन था, एंड यू वर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन दैट टाइम। हर आदमी ये चाहता था कि हिमानी के साथ काम करे, हिमानी के साथ बात करे। आज मैं 40 साल के बाद भी इंडस्ट्री को देखता हूँ, आपकी वही भी आज भी हर कलाकार चाहता है, टॉप मोस्ट हीरो चाहता है कि मैं हिमानी जी के साथ काम करूँ। इसका क्या कारण है? रीज़न आप लोगों का प्यार है और आई थिंक ज़्यादातर तो जीन्स हैं कि मेरी मम्मी 80 साल की उम्र में भी उनकी स्किन एकदम ग्लो करती थी। और हम लोग पहाड़ी नेचुरली ऐसे हैं क्योंकि हमको बचपन से इतना खूबसूरत जलवायु और वातावरण मिला है कि वी ग्लो फ्रॉम इनसाइड। तो आई थिंक ये जीन्स का है और आप लोगों का प्यार है। आमतौर पर देखा गया फिल्म इंडस्ट्री में तो फीमेल कलाकार आती हैं, उनकी लाइफ 5, 10, 15 साल, उसके बाद वो बुझा जाती है। कुछ एक्सेप्शन छोड़कर वहीदा जी हो गई, रेखा हो गई, शर्मिला टैगोर जी हुई या सिमी गरेगा हुई, जिस तरह से उन्होंने अपनी ब्यूटी को बरकरार रखा, अपनी चाँद को बरकरार रखा, अपनी इमेज को बरकरार रखा, उसमें से मैं हिमानी जी आपको भी एक मानता हूँ। आपने भी अपनी ब्यूटी को उसी तरह बरकरार रखा। क्या आप बता सकती हैं उसका कारण क्या है? नहीं, मेहनत तो ज़्यादा कुछ नहीं करी क्योंकि मैं वही सीधी सादी पहाड़ी लड़की हूँ देहरादून की। और मैं कहती हूँ मेन रीज़न तो जीन्स है, लेकिन हाँ मुझे वॉक करने का शौक़ है। दैट इज़ द ओनली एक्सरसाइज। मैं जिम वगैरह मुझे बड़ा बोरिंग लगता है और मैं योगा करती हूँ काफ़ी सालों से। योगा मेरे पिताजी ने भी मुझे कुछ आसन सिखाए थे, उसके बाद हम जब NSD गई तो वहाँ योगा क्लासेस। तो योगा मेरे जीवन का एक पार्ट बन गया है। तो दैट इज़ आई सपोज उस वजह से मेरे ख्याल से गिनती तो मैंने यू रिमाइंड मी ऑफ राज बाबू, राज बड़जात्या जी, सूरज जी के फादर। वो हमेशा मुझसे पूछते थे हिमानी जी कितनी फिल्म्स। मेरे ख्याल से 200 से तो ऊपर हो गई है। आपने लगभग 250 फिल्मों में काम किया और बहुत से सीरियल्स में आपका फिल्म और टीवी में अथॉरिटी रही है। मैं जानना चाहता हूँ, इतना काम करने के बाद आर यू सेटिस्फाइड विद योर प्रोफेशनल कैरियर? देखिए, कलाकार तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। जिस दिन वो सेटिस्फाई हो जाता है उसकी मुझे लगता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत सारे रोल्स, बहुत सारे इमोशंस डिस्प्ले करना बाकी है और भी कई चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, बहुत सारा काम बाकी है। तो सेटिस्फैक्शन, हाँ ये सेटिस्फैक्शन ज़रूर है कि पब्लिक का प्यार मुझे मिलता है। और आज तक जब से मैंने शुरू किया था देवकी भौजाई का कैरेक्टर, तब से जनता का जो प्यार है, और आज मैं जो शो कर रही हूँ कटोरी अम्मा का और भी जितनी भी फिल्में करी है, तो लोगों का प्यार उसी तरह मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हिंदी थिएटर की दुर्दशा का क्या कारण? तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा नरेश, क्योंकि इसका पेन हम लोग महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदी थिएटर। मैंने भी जब NSD से पास आउट किया था तो मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था, मैं थिएटर ही करना चाहती थी। तो यहाँ तो वापस आ नहीं सकती थी देहरादून में, क्योंकि उस टाइम उत्तर प्रदेश का पार्ट था और देयर वाज नो फ्यूचर इन हिंदी थिएटर। मतलब आप कर तो सकते थे लेकिन आपको अगर आप कोई दूसरा जॉब कर रहे हो तब आप सर्वाइव कर सकते हैं, खाली थिएटर में। और मैं चाहती थी सिर्फ थिएटर, तो मैंने NSD रेपेट्री ज्वाइन किया, जो कि एक कंपनी थी जो आपको पैसा देती थी और आप सिर्फ थिएटर ही करते थे। और जहाँ तक हिंदी थिएटर का सवाल है, आज भी स्थिति कुछ ख़ास बदली नहीं है। मतलब कल मैं
सारे नाटककारों से, यहाँ जितने रंगकर्मी थे देहरादून के, उनसे मिली, अपने कुछ पुरानी साथियों से, नए साथियों से। तो सबका यही कहना था कि एकदम से मर सा गया है थिएटर। क्योंकि एक तो क्या है कि थिएटर के लिए उतना एंथुजियाज्म नहीं रहा, क्योंकि हम लोग तो खैर उस टाइम थिएटर ही था तो थिएटर के पीछे पागल थे, सिर्फ थिएटर ही करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे उनको क्यों करेंगे वो थिएटर, जब उनको टीवी में या फिल्म में जाने की ज़्यादा संभावनाएं नज़र आएंगी। मुझे लगता है सबसे मुख्य कारण हिंदी थिएटर के पनपने का है कि हमारी जो ऑडियंस है, मुझे तो मुख्य कारण ये लगता है कि वो टिकट खरीद के नाटक नहीं देखती। अब आप देखिए कि गुजराती थिएटर, वहाँ का एक्टर सिर्फ थिएटर करके सरवाइव कर सकता है। वो महीने में 25 शो करता है। 25 शो इसलिए करता है, उसको 4 दिन की छुट्टी भी चाहिए होती है। और मराठी थिएटर का बंदा भी सरवाइव, मैं रीमा जी और गुजराती एक्ट्रेसेस से, आप लोग कितने लकी हैं कि आप सिर्फ थिएटर करके सरवाइव कर सकते हैं। कुछ अच्छी फिल्म मिली, उनकी रीजन की भी अच्छी फिल्में होती हैं, मराठी गुजराती, उसमें वो लोग काम करते हैं। तो हिंदी थिएटर में लोग, मैंने पता किया, क्योंकि जब मैं NSD में हम लोग परफॉर्म करने नासिक में एक हॉल में ऐसा था कि 3 बजे से एक मराठी नाटक था, उसके बाद 6 बजे से हमारा रेपर्टरी का प्ले था, और उसके बाद शाम को एक और प्ले था। तो मैंने कहा ये क्या है, ये तो फिल्म की तरह, जैसे फिल्म में होता है ना 3 to 6, 12 से 3। मैंने कहा लोग आते हैं, कह रहे बिल्कुल आते हैं मैडम, आप देख लीजिएगा। तो मराठी जो नाटक हुआ वो भी हाउसफुल, रेपर्टरी का नाटक वो भी हाउसफुल। तब उसने मुझे बताया कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो बाकायदा अपना जो बजट बनाते हैं महीना का, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपर क्लास। बॉम्बे में क्या है कि लोग 25,000 के टिकट भी देखते हैं। फिरोज जी जो प्ले करते हैं मुगले आजम में, तुमने मुगले आजम का नाम सुना होगा, वो पिक्चर का उन्होंने हूबहू रिक्रिएट कर दिया, गाने हैं, नाच है। तो लोग 50,000 नीता अंबानी जी का जो शो किया था उन्होंने, साउंड ऑफ म्यूजिक ब्रॉडवे से मंगाया था, उसका 75,000 का सामने का टिकट था और लोगों ने पे किया। और वैसे भी जो और है, जैसे पृथ्वी थिएटर में आप नाटक करो, हाउसफुल रहते हैं। ये छोटे आराम नगर में छोटे छोटे थिएटर है, वो तक हाउसफुल रहते हैं, क्योंकि लोग जाके नाटक देखने का उनमें जज्बा है और वो पैसे खर्च करके। हमारे यहाँ क्या होता है, मैंने भी बहुत कोशिश की यहाँ थिएटर, मैं कई बार आई यहाँ पे थिएटर करने के लिए, लेकिन टिकट आप रख नहीं सकते, लोग आएंगे नहीं देखने। इनविटेशन उनको दो, साथ में उनको फ़ोन करो कि जी इनविटेशन मिला प्लीज़ आइए, और फ्रंट रो में उनको बैठना है, क्योंकि पीछे थोड़ा बैठेंगे तो मतलब नाटक देखने का वो नहीं है उनका। और मुझे लगता है कि आप जब तक अपने कलाकारों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक आपको पैसा तो देना पड़ेगा कि वो एक आदमी, जितने भी रंगकर्मी है, 25 का ग्रुप है, वो रिहर्सल कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहाकर लाइट्स में, मेकअप में, कॉस्ट्यूम में पैसा खर्च किया। तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आप फिल्म देखने के लिए 4,000-5,000 एक टाइम पे खर्च कर देंगे वहाँ जाकर, मॉल में जाके, या आजकल ये जो सिनेमा के वो बने हैं मल्टीप्लेक्स पे जाके। मतलब उसमें बुराई नहीं है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मैं खुद फिल्म में कर रही हूँ, भाई जाना चाहिए। लेकिन मेरा लोगों से ये भी कहना है कि प्लीज़ आइए, नाटक के लिए भी उतना ही दिल खोल कर पैसा खर्च करिए और नाटक कर्मियों को, रंगकर्मियों को इनकरेज करिए। आपकी मोस्ट रिस्पेक्टेड लेडी ऑफ बॉलीवुड की इमेज है, आपको उसको बरकरार करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपने बहुत कुछ खामियाजा भी दिया, जिससे कि आपकी इमेज शेटर रहा हो या सोसाइटी में कोई बुरा मैसेज ना जाए, उसके बारे में बताएंगे? हाँ, जैसे आई हैव टेकन केयर, मैंने बहुत सारे एड्स किए हैं, और लाइक यू नो सर्फ का, डिटर्जेंट का, पंखे का, मसालों का। लेकिन आई हैव मेड इट अ पॉइंट, क्योंकि मैं कभी ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल हो, जैसे कि पान मसाला या अल्कोहल, मतलब आई गॉट नथिंग अगेंस्ट दैट, पर ये हार्म करती है जनरल पीपल को। तो ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जिनसे लोगों को गलत मैसेज मिले, मेरी ये कोशिश रही है। क्योंकि देखो नरेश, पैसा तो जितना आ जाए वो कम लगता है किसी भी आदमी को, चाहे वो मिस्टर बच्चन हो या कोई भी हो। लेकिन आई थिंक समवेयर एक कलाकार के, मतलब एटलीस्ट मेरा जो अपब्रिंगिंग है, वन मस्ट ड्रॉ अ लाइन कि जो चीज़ें उचित है वो करनी चाहिए। इट इज़, वो तो मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पिताजी एक टीचर थे, तो उन्होंने ये सब चीज़ें मुझे सिखाई थी और ये इनब्रेड हो गई हैं।
हाँ संस्कार होते हैं तो वो उनको मैं फॉलो करती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं। रिस्पेक्टफुल, आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि बीइंग अ वुमन, मतलब व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री देन आई वाज यंग, और जैसा कि आपने कहा कि आई वाज वेरी अट्रैक्टिव, खूबसूरत थी मैं, तो लेकिन आई मेड इट अ पॉइंट टू नेवर कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि वाई, तो एक मतलब मुझे अपने टैलेंट पे भरोसा था कि आई कुड सर्वाइव बाय माई टैलेंट अलोन, एंड विच आई हैव डन। एंड जैसा आपने बोला कि एक्टर की लाइफ बहुत लिमिटेड होती है, तो आई फीमेल कैरेक्टर आर्टिस्ट है ना, वो 10 क्या 10 भी बहुत ज़्यादा है। 5-6 साल के बाद मतलब पीपल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड कि नया कोई आए, तो उस मामले में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मतलब जनता की, और मेरे ख्याल से मेरे माता पिता का आशीर्वाद, और ये देवभूमि जहाँ मैंने जन्म लिया है, जहाँ मैं पली बड़ी, उसका आशीर्वाद मैं मानती हूँ कि अभी तक टच वुड आई एम वर्किंग, और अपनी टर्म्स पे आई हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड, नाइदर ऑन द प्राइस, नाइदर ऑन एनीथिंग एल्स। वेरी गुड, वी आर प्राउड ऑफ यू। एनी रिग्रेट्स या कोई ऐसी कमी आप देखते हैं जो फिल्म अथॉरिटी, जो फिल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में है, या कोई सजेशन आप देना चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्री? नहीं, देखिए मैं तो बहुत छोटी हूँ कि मैं बॉलीवुड पे, लेकिन हाँ आई थिंक थोड़ा और प्रोफेशनलिज्म अभी भी काफ़ी आ गया है, लेकिन मुझे लगता है प्रोफेशनलिज्म और थोड़ा बढ़ सकता है। जैसे कि एक्टर्स को कोई कितना भी बड़ा स्टार हो, आपने भी उसको महसूस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि हमको घंटों वेट करना पड़ता है शॉट के लिए, तो वो शायद टाइम अगर कम हो जाए तो उससे जो थकान होती है, क्योंकि हालांकि यू कैन गो ओवर योर लाइन्स, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, पर कभी कभी आप इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं वेट करते करते, तो आप उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो थोड़ी सी बेटर प्रोफेशनल वर्किंग कंडीशंस हो जाए, और अभी काफ़ी अच्छा हो गया है कि स्क्रिप्ट इज़ रेडी और एवरीबडी इज़ प्रिपेयर्ड, मगर उसके बावजूद क्या होता है, परफेक्शन तो होता नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मुझे लगता है प्रोफेशनली इम्प्रूव हो जाए तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप एक सक्सेस के एक ऊंचे मकाम पर पहुंची हुई हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में आपकी सक्सेस के मुख्य मेन रीजंस क्या थे, मेन कारण क्या थे? जैसे इट वॉज पैशन और योर पेरेंट्स और योर टैलेंट और योर लक और योर NSD एजुकेशन, इसमें से आप क्या समझती हैं किसके कौन सा फैक्टर था जिससे आप इस मुकाम पर पहुंची? एक फैक्टर नहीं था, ये सारे फैक्टर्स सारे थे। इसमें से किसको आप समझती हैं कि ज़्यादा अहमियत देंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑब्वियसली अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं कभी भी इस करियर में आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि जब मैंने थिएटर एज अ प्रोफेशन चुना था तो सब लोग खिलाफ थे, मेरे रिश्तेदार, ये पूरा शहर देहरादून का। तो मेरे पिताजी ने मेरे को सपोर्ट किया, और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो आई वॉज अ सिंगल वर्किंग वूमन। तो मेरी माताजी अगर मेरे साथ ना रहती, मेरा बेटा हो चुका था, तो उनके बिना मैं वो सब काम कर ही नहीं पाती, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता कि मेरा घर में मैं काम कर रही हूँ और मेरा बेटे को देख रेख के लिए आया या ऐसा कोई कर रहा है, तो उनका भी श्रेय है। और जो मैंने अपनी कला को तराशा उसका श्रेय तो जहाँ मैं देहरादून में जो मैंने एमेच्योर थिएटर ग्रुप्स के साथ नाटक किए और फिर NSD में बाकायदा ट्रेनिंग ली, और ऑफ कोर्स जितने डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है तो उनको भी मैं श्रेय देना चाहूँगी। तो फर्स्ट और थोड़ा बहुत मेरा टैलेंट भी है दैट इज़ लास्ट। आपने बात की अभी थिएटर की, तो मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत नाटक किए हैं, लेकिन मेरा ये लक नहीं रहा कि मैं NSD नहीं जा सका। आप लोग NSD गए और एक कामयाबी से बुलंदी पर पहुँचे। NSD में भी आपका एक बहुत बड़ा नाम है। मैं गया था इस बार, मैंने था कि यू आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट ऑफ NSD फ्रॉम योर टाइम। तो मुझे एक बात जाननी है आपसे कि हम लोग बाहर सीखते हैं, लोग बाहर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एमेच्योर थिएटर है, NSD में जाने के बाद आपको पहला वो कौन सा इम्पैक्ट था, पहली वो कौन सी घटना थी, या पहली वो कौन सा चैप्टर था जिसको देखकर आपको लगा कि मेरा ये राइट डिसीजन है, या दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन NSD एंड दी अदर इंस्टीट्यूशंस?
नरेश, मैंने और इंस्टीट्यूशंस तो ज्वाइन नहीं किए थे, पर NSD वो सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि वहाँ पे एक ऑल राउंड एजुकेशन आपको मिलता है थिएटर में, और वहाँ पे फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स भी है, लेकिन वो लास्ट के डेज में होता है, वो आपको थिएटर के लिए ट्रेन करता है। एंड एज एन एक्टर वो आप अच्छे अच्छे प्लेस के बारे में और जितने भी डिफरेंट पीरियड्स आपको पढ़ाया भी जाता है, और साथ में आप प्रैक्टिकल भी करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ाई भी उतनी ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक्टर का इमेजिनेशन डेवलप होता है और आपका एक्सपोजर। बेस्ट पार्ट इज सी आप, मैं जब यहाँ पर मैंने बहुत यहाँ पे भी मेन रोल्स किए हैं, मैंने व्यक्तिगत किया है, साइलेंस द कॉर्टिज़न सेशन किया है, और काफ़ी सारे नाटक किए हैं जो कि बहुत हिट हुए। लेकिन आप छोटे शहर में रहते तो आप, मुझे लगता है कि नो ऑफेंस, मैंने बहुत इन्जॉय किया और अभी तक भी मैं आती हूँ तो टच में रहती हूँ, पर आपका जो दृष्टिकोण है ना वो व्यापक नहीं होता, कुएं का मेंढक बन के रह जाते हैं आप। तो NSD में बाहर डिफरेंट प्रदेशों के डायरेक्टर्स आते हैं, इंटरनेशनल डायरेक्टर्स भी आते हैं। मैंने अमेरिकन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जर्मन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, हमारे साउथ के डायरेक्टर्स कारण जी के साथ काम किया, राजस्थान के भानु भारती जी के साथ किया। तो इतने सारे डायरेक्टर्स, एक्टिंग टीचर्स आते थे, अलकनंदा समर्थ जो कि समर्थ फैमिली से है नूतन की, वो राडा में पढ़ाती थी, वो स्पीच कराने आती थी। तो आपका एक्सपोजर और बुक्स और एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखते थे हम जब NSD में पढ़ रहे थे, रेपर्ट्री में मनोहर सिंह, उत्तरा भावकर, सुरेखा सीकरी, उनको देखते थे, और पूरा एक एम्बियंस जो था ना वो मंडी हाउस का, उसको मैं बहुत श्रेय देती हूँ कि वहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा है, त्रिवेणी गैलरी है, वहाँ पे आर्ट की एग्जीबिशन है, और हमको हमारे जो टीचर थे अलकाजी साहब भी कुछ टाइम के लिए, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि इंस्टीट्यूशन छोड़ चुके थे लेकिन वो आए थे हमें पढ़ाने के लिए। तो वो कहते थे कि हमको जाके पेंटिंग एग्जीबिशंस देखनी चाहिए और म्यूज़िक सुनना चाहिए और अच्छी फिल्में देखनी चाहिए, तो उससे आपका दृष्टिकोण खुलता है एंड यू गेट एक्सपोज टू व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। और बाकी जैसे मैंने सुना है आजकल तो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए, कोई 3 महीने का है, कोई 1 साल का है, और ये पूरा 3 साल का है। तो और इट्स एन ऑल राउंड एजुकेशन, तो मुझे लगता नहीं कि वो उससे कंपैरिजन किया जाता है किसी और इंस्टीट्यूट से। बेसिकली फील गुड फैक्टर आ जाता है एकदम, एम्बियंस एम्बियंस देखा आपने, हम लोग वही NSD पे देखा, यस सब यस देखा, हम लोग माहौल वही ही रहते ऐसा हो हैं, जाता है। मतलब वी आर लिविंग एंड ब्रीदिंग और प्रैक्टिसिंग थिएटर दिन और रात 24 घंटे। हिमानी, डायरेक्शन का रुझान? यस, मैंने नाटकों में तो किया है, करीब 8-10 नाटक तो मैंने डायरेक्ट करे हैं, और होपफुली फ्यूचर में सिनेमा भी करूँगी। क्लासिकल डांसर तो आप हैं, व्हाट अबाउट किचन? किचन में अब देखिए, जब थिएटर करते थे तब तो बनाना ही पड़ता था, झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाना सब कुछ करके फिर थिएटर करते थे। लेकिन अब समय का अभाव है, तो जब कभी छुट्टी होती है तो हाँ, मैं बेटे के लिए कुछ अच्छा बनाना पसंद करती हूँ। गार्डनिंग? आई लव गार्डनिंग, मतलब मैंने तो किचन गार्डन भी थोड़ा सा शुरू किया है, प्लांट्स, क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद होते हैं, तो मैं प्लांट करती रहती हूँ। रीडिंग और राइटिंग? बोथ। डू यू राइट? आई राइट, मैं कविताएँ लिखती हूँ, मेरी कहानियाँ भी पहले मैगज़ीन आती थी सारिका, उसमें छपी, विमेन ज़ीरा में छपी, और मेरी जो पोएम्स है, एक मैगज़ीन आती थी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, उसमें प्रीतीश नंदी ने पोइट्री ऑफ द मंथ में मेरी पोएम्स पब्लिश की थी। योर आइडल्स? माय पेरेंट्स, मेरे मम्मी और पापा। योर ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? बहुत मुश्किल है ये, गॉडफादर, या और इंडिया में मदर इंडिया। मदर इंडिया। ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग? अरे इतने सारे गाना जो आपको हर समय लगता है अच्छा, जब भी आप सुनते हैं? सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, बहुत सारे गाने। शाहरुख, सलमान और गोविंदा? ऑल 3। वन ओनली वन? नो, ऑल 3। ये तो डिप्लोमेटिक आंसर। नहीं, डिप्लोमेटिक
रोमांटिक, आई लव ऑल थ्री। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद। अरे ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। यूसुफ साहब की एक्टिंग की तो बात ही कुछ और थी। आई लव आर केस फिल्म्स, और देव साहब की फिल्में शुरू की तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी। श्रीदेवी भी बहुत टैलेंटेड है, पर चूंकि मैंने श्रीदेवी के साथ मैंने एक सीरियल किया था, पर माधुरी के साथ ज़्यादा काम किया, तो आई थिंक माधुरी। गुड, वेरी गुड। स्टिक टू वन। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना। जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब राजेश खन्ना बहुत, और अमित जी तो टैलेंट की खान है। You'll give अमित जी। अमित दूसरे जी, अमित जी। अमिताभ बच्चन। एंड व्हाट अबाउट अनुपम खेर, परेश रावल और कादर खान? अरे और तुमने ऐसे एक का नाम ले लो आप। सबके साथ काम नाम किया आपने। लिया, सबके साथ काम किया। आई थिंक ऑल थ्री, कादिर भाई भी, और कादिर भाई वो सच ए वंडरफुल राइटर ऑल्सो। अनुपम जी और परेश दोनों के साथ काम किया, दोनों ट्रिमेंडस एक्टर्स हैं। आई कांट मेंशन वन। योर बेस्ट डायरेक्टर जिनके साथ आपने काम किया है? यार तुम One, only one. ऑल द डायरेक्टर्स आर बेस्ट। बेस्ट को एक्टर मेल? जिनके साथ मैंने काम किया, बहुत कम है जो मुझे नहीं अच्छे लगे। बेस्ट आई कांट से। योर ड्रीम? माय ड्रीम, एक हमने घरवाली फिल्म जो कि नेशनल अवार्ड जीते, इंटरनेशनल अवार्ड जीते। वेरी गुड। व्हाट इज योर बेस्ट रिलैक्सेशन एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन मेथड? कमिंग जब इतना बिजी शेड्यूल के बाद आती हैं, आप बच्चों को देखकर, योगा करके, संगीत सुन के, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप रिलैक्स होती हैं? योगा से तो होती ही हूँ, और मेरा एंड रीडिंग, म्यूजिक सुनना। एडवाइस टू अपकमिंग टैलेंट्स? मतलब मैं उनको यही एडवाइस दूंगी कि भाई ये बहुत सही समय है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास अपना टैलेंट दिखाने के लिए। देयर इज़ टीवी, देयर इज़ फिल्म्स, देयर आर शॉर्ट फिल्म्स यू कैन मेक। अपने ही शहर में आप बना सकते हैं, पैसे भी कम लगते हैं, और अगर अच्छी बन गई तो आप फिर उनको फेस्टिवल्स में भेज सकते हैं। यू कैन गेट नोटिस। सिनेमा तो है ही, तो ये बहुत अच्छा समय है अगर आप इस करियर में अपना इस फिल्म या एक्टिंग में या डायरेक्शन में या किसी भी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हाँ, बट प्लीज़ सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आप एक्टिंग चुनिए। नाम और फेम तो है, बट इट इज़ ट्रिमेंडस हार्ड वर्क। यू शुड बी सिंसियर, यू शुड हैव पेशेंस एंड बी प्रिपेयर्ड टू वर्क वेरी हार्ड। हिमानी, नाउ फाइनली मैसेज टू योर फैंस। जो इतनी दुनिया भर आपके फैंस हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मेरे पहले धारावाहिक से जो प्यार दिया, और मेरी फिल्मों को, मेरे थिएटर के परफॉर्मेंसेस को, और अभी तक मुझे प्यार दिया है आपने, और आपका प्यार मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच, और हृदय से मैं आभार प्रकट करती हूँ, और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। आपके इस एक्सपीरियंस, आपकी इस काम से, इस ऑरा से, इस सक्सेस से, इस सब करियर को देखते हुए, इतनी लेंथ को देखते हुए, मैं आपको आज एक नाम देता हूँ, यू आर लेडी अमिताभ ऑफ इंडस्ट्री। Oh my God! Please! Thank you, Naresh.